हेलो एवरीवन। अगेन ये ज्योग्राफी सीरीज़ की एक और वीडियो है जिसमें एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के साथ डील करा गया है। ये आईसीएससी के ही बच्चों के लिए है और क्लास 10th के ही, सिर्फ इनके लिए। मेनली एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया में जब भी मोस्टली बुक्स में 2 से 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं, उन सभी को कंबाइन कर कर ये वीडियो बनाई गई है। इस पीडीएफ में आपको एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के बारे में, उसके साइलेंट फीचर्स, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सीजन्स, क्रॉप्स, क्रॉप टाइप्स, उनके मैप्स, उनके रेनफॉल, सॉयल किस तरीके के होते हैं, लीडिंग स्टेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। सो बेसिकली ये एक थोड़ा लेंदी यूनिट है, बट इस लेंदी यूनिट को हम एक इजी वे आउट करके किस तरीके से पढ़ सकते हैं, ये वीडियो आपको वो बताएगी। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस वीडियो में सिर्फ मेन चीज़ें ही डिस्कस करी गई हैं। ओनली मेन थिंग्स आर डिस्कस्ड ओवर हियर। फॉर एवरी डिटेल्ड थिंग यू हैव टू गो थ्रू योर बुक्स ओनली। सो वी आर स्टार्टिंग विद इट ओनली। So what is agriculture? Agriculture, you already know that agriculture is a process of producing food. खाने को बनाने के लिए जो भी हम खाते हैं उसको उगाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। इट गिव्स यू योर डिज़ायर प्रोडक्ट्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन प्लांट्स। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं, राइज करते हैं अपने यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, या फिर अपने एनिमल्स के लाइवली स्टॉक के लिए आप उसको बनाते हैं। You already know that इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एंड इंडिया में जो टोटल लैंड है उसमें से कितना कल्टीवेबल है, उसमें 46.6% हमारा कल्टीवेबल है। एग्रीकल्चर हमारा हेल्प भी करता है कुछ इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल के लिए। फॉर एग्जांपल शुगर केन अगर हम बनाते हैं तो वो शुगर इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल की तरीके से काम करता है। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इज़ अ बैकबोन ऑफ इंडिया। इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन होने के बाद भी इस कोरोना पीरियड में इतना लंबा लॉकडाउन लगा, पर लोग सर्वाइव किस तरीके से कर पाए? क्योंकि उनके पास लैंड था, उस पर खेती बाड़ी करके अपने घर पे खाना खा सकते थे। इसी वजह से एग्रीकल्चर इज़ बेसिकली बैकबोन ऑफ इंडिया। सो इट इज़ ऑल्सो अ कंज्यूमर फॉर मैनी इंडस्ट्रीज़। इन जो हमारा एग्रीकल्चर कंज्यूमर भी है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि फर्टिलाइज़र की जो इंडस्ट्री है वो किसके ऊपर चल रही है? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें भी नहीं चल सकती। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों कि दैट वॉट एवर द नोट्स वी आर गिविंग इन दिस वीडियो आर फॉर योर यूज़, कि आप इसको लें और अपने नोट्स थोड़े थोड़े छोटे छोटे नोट्स बना पाएँ, ठीक है, फॉर द शॉर्ट नोट्स पर्पसेज। देयर फॉर इस वीडियो को हम इस तरीके से बनाते हैं कि इतना सारा रिटन मटेरियल लेते हैं, और इसकी कोई और वजह नहीं है। यही वजह है कि आप इस रिटन मटेरियल को देखें, जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे, जो चीज़ आपको बताई जाए उसको आप नोट करते हैं ना, इसी तरीके से आपका चैप्टर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। Coming to the next part, agriculture is also modern technique increase the demand of tractors and other industries. एग्रीकल्चर हमारा थोड़ा मॉडर्न भी होता चला गया। पहले सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा हल जोते जाते थे खेत में, खेत की जुताई होती थी, तो उसमें क्या होता था, हल से करा जाता था, मैनली पर मैन करते थे, उसका मैन लेबर यूज़ करते थे। बट अब ट्रैक्टर्स या फिर अलग अलग तरीके के और इक्विपमेंट्स भी यूज़ होने लगे हैं, तो अदर इंडस्ट्रीज़ भी इसकी वजह से ग्रो कर रही हैं। एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस, सीधी सीधी चीज़ है, जब 46.6% हमारी आबादी इस पे ऊपर डिपेंडेंट है तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारा ये जनरेट करता है मिलियंस के लिए। सेलियन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर, सेलियन मीन इंपॉर्टेंट फीचर्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं? ये डिपेंड करता है मानसून के ऊपर। इंडिया में आपको जानते हैं, आपने पहले भी क्लाइमेट ऑफ इंडिया में पढ़ा है कि इंडिया का जो मानसून है वो अनरिलायबल है। कहीं पर एरिटिक होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है, कहीं ड्रॉट हो रहा है, अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंट है, कहीं डेजर्ट है, तो बहुत ज़्यादा एरिटिक है और अनरिलायबल मानसून है, बट ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इंडियाज़ वास्ट रिलीफ वेरिंग क्लाइमेट सॉइल कंडीशन प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। इंडिया में अलग अलग तरीके के रिलीफ्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेटूज़ हैं, डेजर्ट है, काफ़ी अच्छा एरिया भी है, बैरन लैंड्स भी हैं, हर तरीके का एरिया आपको मिलेगा, हर तरीके की यहाँ पे सॉइल मिलेगी, तो इस वजह से यहाँ पे वेराइटी ऑफ क्रॉप बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी आपको। इंडिया इज़ ए प्रीडोमिनेंस ऑफ क्रॉप फूड, 2/3 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। इंडिया में लगभग लगभग फूड क्रॉप 2/3 हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ फूड क्रॉप ही बनाई जाती है। फर्स्ट रैंक इन मिल्क, 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैश्यू, पपाया, पीस, कासवास,
एंड पोमेग्रेनेट अनार, ये सब चीज़ें इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा टॉप पर मिलेंगी। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, मिलेट्स, पल्सेस, ड्राई बीन और जिंजर, इन सब के हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं और एक्सपोर्ट करते हैं हम स्पाइसेस। ओवरऑल सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फिशेस, तो इन सब के हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए। और थर्ड मेन चीज़ क्या है हमारी मेन चीज़ ये है कि हमारे यहाँ 3 तरह के सीज़न माने जाते हैं, खरीफ, राबी एंड ज़ैद। खरीफ और राबी आपने काफ़ी ज़्यादा सुने भी होंगे, ज़ैद अभी आपको पता चल जाएगा। मेनली खरीफ एंड राबी में ही डिस्ट्रीब्यूट करा गया है ज़्यादातर क्रॉप्स को। एक बार लैंड यूज़ देख लेते हैं इंडिया का किस तरीके से है। इंडिया का लैंड यूज़ कुछ इस तरीके से, जो आपको पाई चार्ट बताया गया है, इस पाई चार्ट के हिसाब से ये एरियाज़ लिखे हैं कि फॉरेस्ट एरिया कितना है, ये वाला फॉरेस्ट एरिया है आपका। इस तरीके से ये सारा हमारा कल्टीवेबल लैंड कौन सा है, कल्टीवेबल लैंड हमारे दिया हुआ है, और हमारा फॉरेस्ट एरिया, बैरन लैंड, ये सारा हमारे पाई चार्ट के हिसाब से दे रखा है इंडिया का क्या लैंड यूज़ है। इसका एक मैप के थ्रू अगर आप देखें तो जितना भी आपको ये डार्क ग्रीन है वो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, अनप्रोडक्टिव लैंड हमारा ब्राउन से दिया हुआ है, स्क्रब्स एंड ग्रासेस एंड बुशेस, छोटी मोटी घास वगैरह आपको येलो कलर से दिए गई हुई हैं, और बाकी लैंड आपको इस कलर से दिया हुआ है। तो इंडस्ट्रियल, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये हमारी कैटेगराइजेशन है इंडिया की। आप इसका थोड़ा एक व्यू इस तरीके से देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा। जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट में काफ़ी सारा एग्रीकल्चर हो सकता है, काफ़ी आपको ग्रीन लैंड दिख रहा होगा, और कुछ यहाँ आपको ये एरिया यहाँ पर नहीं है क्योंकि राजस्थान यहाँ पर डेजर्ट रीजन है, तो यहाँ पर कल्टीवेशन प्रॉपरली नहीं हो सकता। कुछ आपको यहाँ दिख रहा होगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में टी और ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, साउथ में कॉफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से आपको ग्रीन पार्ट वहाँ दिख रहा होगा। देखिए राबी, खरीफ एंड ज़ैद क्रॉप में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। राबी विंटर है, ये वेट समर, और ये ड्राई समर, यानी कि जब बारिश पड़ रही होती है तब खरीफ होती है, विंटर में राबी, और ज़ैद समर जब ड्राई सीज़न होता है हमारा तब हमारा ज़ैद सीज़न कहलाता है वो। इसमें सौन यानी कि जो आपके बीज होते हैं, बीज को बोते कम है उसे सौनिंग कहते हैं, वो आपके अक्टूबर टू दिसंबर में चलता है। यहाँ पर ऑनसेट ऑफ मॉनसून यानी कि जब मॉनसून आने वाली होती है तब जून में, जैसे आपने क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ा था, इंडिया मॉनसून जो है फर्स्ट टू 5 जून से अराइव होना स्टार्ट होती है, तो ये सीज़न है। ज़ैद इज़ अ शॉर्ट इंटरवीनिंग क्रॉपिंग सीज़न इन बिटवीन राबी एंड खरीफ सीज़न, और इन दोनों के बीच का जो एक छोटा सा पार्ट है, जो बीच का मौसम रहता है, सीज़न, उसे हम ज़ैद कहते हैं, क्रॉपिंग सीज़न। याद रखिए सीज़न विंटर ऑटम वाली बात नहीं हो रही है, क्रॉपिंग सीजन्स की बात हो रही है यहाँ पर। क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन समर, यहाँ पे हार्वेस्ट कराया जाता है इसको अप्रैल टू जून में, यानी कि आप दिसंबर में लगभग उसे बोएंगे और फिर उसे अपनी फसल कब काटेंगे, अप्रैल टू जून के आसपास। यहाँ पर आप समर में जून के आसपास अपनी बुआई करेंगे और यहाँ पर काटेंगे कब, हार्वेस्टिंग करेंगे आप सितंबर से अक्टूबर के आसपास। द क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर मंथ मार्च टू में, और यहाँ पर मार्च टू मई में हमारी क्रॉप ग्रो करी जाती हैं। और बाकी पॉइंट्स इसके क्या क्या है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन की अवेलेबिलिटी विंटर मंथ्स में ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये भी क्लाइमेट ऑफ इंडिया में आपने पढ़ा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो हमें प्रेसिपिटेशन मिलती है वो इसमें हेल्प करती है। इसमें हाई वाटर रिक्वायरमेंट रहती है, हाई वाटर रिक्वायरमेंट, ये इरीगेटेड क्रॉप्स हैं। इरीगेटेड यानी कि ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू नहीं, इनको आर्टिफिशियली इरीगेट करा जाता है, पानी डाला जाता है। राबी में कौन कौन से आ गए, वीट, बार्ले से लेके ये सब चीज़ें आ गई, पेडी, मेज़ वगैरह ये सब आ जाते हैं आपके खरीफ में, और वाटरमेलन, मस्कमेलन, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ये सब आप क्या कहते हैं ज़ैद में। इसके अलावा एग्रीकल्चर क्रॉप्स का 3 डिवीज़न आपको उनके यूज़ के ऊपर भी दिया हुआ है। एक फूड क्रॉप होते हैं हमारे, एक कैश क्रॉप, और एक स्पाइसेस। फूड क्रॉप में जो आपके डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए काम आ जाते हैं, आपके चावल आ गए, आपके सीरियल्स आ गए एक, और एक आपके पल्सेस आ गए, पल्सेस यानी दालें आ गई, और सीरियल्स में आपके राइस, वीट्स, मिलेट्स वगैरह ये सब आते हैं। कैश क्रॉप में आ जाते हैं आपके ऑयल्स, या फिर जो और डिफरेंट तरीके के आपके
क्रॉप्स हैं वो आपके कैश क्रॉप में आ गए। स्पाइसेस में आपके सारे आपके मसाले वाले आ जाते हैं। ये सारी क्रॉप्स के कुछ कुछ एग्जांपल्स नीचे एक्सप्लेन है, जैसे राइस, वीट्स, मिलेट्स में ये सारे एक्सप्लेन है। ये सारे मोस्टली आपको एक्सप्लेन करे गए हैं इसी चैप्टर के अंदर, जितने भी आपको दिख रहे हैं, बस कुछ स्पाइसेस को छोड़ के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अब नहीं है स्पाइसेस वाला। देखिए, कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप का एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो कैश क्रॉप जो है बेसिकली आपकी इंटरनेशनल मार्केट के लिए ही यूज़ होती है, बनाई जाती हैं जिससे कि आपकी इकोनॉमिक जनरेट हो। फूड क्रॉप आपके डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, आपके डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। तो कैश क्रॉप और फूड क्रॉप में आप इस तरीके से एक डायरेक्ट डिफरेंस क्या है वो आप ये याद कर सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन आपका 1950 से लेकर लेट 60s यानी कि 67 और 68 के आसपास मान के चलिए, 1967 1968 के आसपास से स्टार्ट हुआ था। और इसका बेसिक पर्पस क्या था कि आपके जो क्रॉपिंग है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसमें अच्छी तरीके के सीड्स किस तरीके से यूज़ करे जाए, उसमें आपके जो मेथड्स हैं इरिगेशन के वो और कौन कौन से बढ़िया यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करा जा सकता है, इरिगेशन की फैसिलिटीज़, ट्रैक्टर्स, ये सब चीज़ें जो हम यूज़ करके अपनी क्रॉप्स को कैसे उनकी यील्ड बढ़ा सकते हैं, यानी उसी लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्रॉप कैसे मिल सकती है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया था। इसमें एक चीज़ और भी स्टार्ट हुई थी जिसे हमने कहा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे कॉमनली पैकेज प्रोग्राम भी कहते हैं, जो कि 1960 में ही हमारी कंट्री में आया था। उसमें क्या था? इसमें ये था कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो भी आप बना रहे हैं क्रॉप, वो किस तरीके से आपको इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करे और आप अपनी सोसाइटी को वेलफेयर पहुंचा पाएँ। यानी प्रोडक्टिविटी से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्रॉप कैसे ग्रो करें और ग्रो करने के बाद उसे आप मार्केट में बेच भी पाएँ, बेचने के बाद आपको पैसे का फ़ायदा मिले। इसी तरीके से सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन 1983 और 84 है, ये 43 नहीं है, 84 में दोबारा स्टार्ट हुआ। इनके अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के? ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे कुछ जो मेन हमारे अचीवमेंट्स है वो एक तो ये रहे कि हमारे जो किसान हैं उन्हें सप्लाई मिलने लगी अलग अलग तरीके के हमारे जो रिक्वायरमेंट रहती हैं अपनी फार्मिंग के लिए, जैसे कि हमारे फर्टिलाइज़र्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, फिर इरिगेशन की मेथड्स हो गए, उनकी सप्लाई किस तरीके से मिले उन्हें, और फिर इसके बाद इनकी मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी मिली बट डेवलप्ड विद इन अ बुलक कार्ट डिस्टेंस, कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास क्रॉप है और उसको अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसको कहीं ना कहीं प्रिजर्व भी करना चाहिए। प्रिजर्व करने के लिए आपको कुछ ही दूरी में एक डिस्टेंस दी गई गवर्नमेंट के द्वारा कि आप वहाँ पर प्रिजर्व कर सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं, आपसे गवर्नमेंट ख़रीद लेगी उस चीज़ के लिए। इसके अलावा आपके जो कैश क्रॉप है उसको डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे किस तरीके से बेचा जाए, फूड क्रॉप किस तरीके से बढ़ाई जाए, और आपका रैपिड इंक्रीज़ कैसे हो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। इसके अलावा आपके जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनका जो गोल हो वो कैसे अचीव करा जाए, ये हुआ। इसके अलावा 45% ऑफ द विलेज एंड द 30% ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड बाय द प्रोग्राम, यानी लगभग 45% इन विलेज एंड 30% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में चूज़ करा गया इसी ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम के लिए। इंटेंसिव एफर्ट्स आर मेड टू यूज़ प्रॉपर सीड्स का यूटिलाइजेशन, क्योंकि हमारे यहाँ कल्टीवेशन तो बहुत सारा है, हमारे पास लैंड का हम यूज़ तो बहुत करते हैं, बट हमारी जो क्वालिटी ऑफ सीड्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह है वो थोड़ी डिफेक्ट होने की वजह से हमारी जो ईल्ड है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो हो जानी चाहिए थी, वो हमें मिल नहीं पाती है। तो इस वजह से सीड्स का अच्छी क्वालिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। तो सीड्स कैसे अच्छे प्रोवाइड करवाए जाएँ, उस एरिया पे फर्टिलाइज़र किस तरीके से यूज़ करना है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस नई नई कौन सी हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप दे सकती हैं, ये बताया गया। लगभग 2010 से 11 में जो हमारा फूड ग्रेन्स था, जो हमारी प्रोडक्शन था, वो 4 गुना बढ़ गया इसी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। और हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे रिमार्केबल रिजल्ट्स आए हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इस रीजन में हमारे काफ़ी रिमार्केबल रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिले। अच्छा, हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में?
हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में स्मॉल एंड फ्रेगमेंटल लैंड होल्डिंग है, यानी कि एक एक व्यक्ति के पास छोटे छोटे लैंड्स हैं, तो वहाँ पर वो क्रॉप्स अपने हिसाब से बनाते हैं, उगाते हैं। तो स्मॉल लैंड्स पे जब भी आप क्रॉप करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा ईल्ड नहीं दे सकते। अगर एक बड़े उस पर खर्चा ज़्यादा हो जाता है और उससे फ़ायदा कम निकल के आ पाता है, तो ये नुकसान आ जाता है। क्वालिटी ऑफ सीड्स हमें पुअर मिल जाती है। लैक ऑफ प्रॉपर यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी खाद का हम या फिर फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल हमें ढंग से नहीं आता। यहाँ पे पेस्ट, जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं और जो डिसीज़ हो जाते हैं प्लांट्स को, ये बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं। पुरानी ही अपब्रिंगिंग, पुरानी जो हमारी अप्रोच रही है अभी तक हमारी क्रॉपिंग की, वही उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। रेनफॉल बड़ी एरेटिक है, उसका कुछ पता नहीं कब कितनी रेनफॉल हो जाए, ये बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं। फ्लड्स, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है, ये हमारे यहाँ कॉमन है। एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगाना चाहते हैं, तो हमारे लैंड पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है ज़्यादा क्रॉप उगाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करने के लिए, तो ये हमारे दिक्कत कर देता है हमारे लैंड यूज़ में। लो यील्ड, और इन्हीं सारी ऊपर कंडीशंस जो आपको ये बताई गई हैं और लास्ट पेज पे बताई गई थी, इसी वजह से हमारी लो यील्ड रहती है। अब हमारे पास फार्मिंग्स की भी कुछ टाइप है। हमारे पास फार्मिंग्स किस किस तरीके से रहती हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है और कमर्शियल फार्मिंग होती है। सब्सिस्टेंस में प्रिमिटिव, पुराने तौर तरीके हमारे यूज़ करे जाते हैं, उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग में पुराने तौर तरीके, या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और स्लैश एंड बर्न और झूमिंग, जिसको हम कहते हैं कि इसे बैन भी कर देना चाहिए। हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एक उस तरह एग्रीकल्चर है कि हम एक जगह देखते हैं, उस पर जितने पेड़ होते हैं उसे हम काट देते हैं और फिर उन्हें जला देते हैं। ग्राउंड को क्लियर करने के बाद उसमें अपनी क्रॉपिंग करते हैं, कुछ टाइम तक करते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। तो इस वजह से वो जो लैंड है वो हमारा बैरन सा हो जाता है, उस पर कल्टिवेशन लो होती चली जाती है। तो स्लैश एंड बर्न है, ये चीज़ गलत है, एक इलीगल प्रैक्टिस में काउंट करनी चाहिए और इसके पीछे काफ़ी डिमांड भी उठती नहीं है। काफ़ी स्टेट्स में इसको इलीगल माना जाता है, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हमें नहीं करना चाहिए। कमर्शियल में, कमर्शियल यानी कि कमर्शियल से आप नाम से ही समझ रहे हैं कि यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, कॉमर्स, तो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव टाइप की फार्मिंग होती है। बाकी ये कुछ 4 फार्मिंग्स और होती हैं, इन सब के बारे में नीचे डिस्कस करते हैं। पहले तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग देख लीजिए। ये छोटी छोटी जगहों पर करी जाती हैं और ये बड़े स्केल पे करी जाती हैं। ये इरिगेशन पे डिपेंड करती हैं और इरिगेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं कमर्शियल फार्मिंग में। प्रिमिटिव यानी पुराने तौर तरीके, यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। प्रोडक्शन इसका लो रहता है, इसका हाई रहता है। नो कॉस्टली फर्टिलाइजर्स आर यूज, ज़्यादा महंगा फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करे जाते हैं। फैमिली मेम्बर्स प्रोवाइड, जितने घर के लोग होते हैं वही लेबर की तरह काम करते हैं, यहाँ पर लेबर हायर करी जाती हैं। ओनली सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स आर ग्रोन, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए या फिर सीरियल्स हैं, फूड क्रॉप्स हैं, वो ग्रो करी जाती हैं। और ये वो हैं जहाँ पर कमर्शियल चीज़ों के लिए, यानी कि आपको ऑयल्स वगैरह हो गए जिनको आप बेच सकते हैं, जिनसे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करी जाती हैं। जैसे सोयाबीन हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे ग्रो करी जाती हैं कमर्शियल क्रॉप में। कमर्शियल क्रॉप में 2 पार्ट्स हैं, इंटेंसिव फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग। उसमें क्या मतलब होते हैं? इंटेंसिव फार्मिंग वो है जिसमें जो एग्रीकल्चर सिस्टम होता है वो हाई लेवल ऑफ लेबर, हाई लेवल यूज़ ऑफ लेबर और कैपिटल, यानी कि बहुत ज़्यादा लेबर और कैपिटल यूज़ करी जाती है एज़ कंपेरिजन टू द लैंड एरिया। इसमें क्या है? इसमें लार्ज फार्म्स हैं, आर बीइंग कल्टिवेटेड विद रिलेटिवली लोअर इनपुट्स, दैट इज़ कैपिटल और लेबर। यहाँ पर लो कैपिटल और यहाँ पे आपका लैंड तो तब भी छोटा है, लेकिन यहाँ पे लेबर और कैपिटल बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है। यहाँ पर लैंड बड़ा है, फिर भी यहाँ पर कैपिटल और लेबर बहुत ज़्यादा नहीं लगाई जा रही है। इसके अलावा इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उस जगह पर करा जाता है। यहाँ पर मॉडरेट पॉपुलेशन के साथ करा जाता है। स्मॉल है, छोटी है, लैंड होल्डिंग कैसी? स्मॉल है और महंगी है, यहाँ पर लार्ज है और इतनी महंगी नहीं है। फार्मलैंड नियर टू मार्केट है, यहाँ पर पास में होते हैं, ये बहुत दूर दराज के एरिया में, रिमोट एरियाज़ में। पर हेक्टेयर आउटपुट यहाँ का लार्ज रहता है, यानी 1 हेक्टेयर में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको कम मिलता है। प्लांटेशन फार्मिंग, अब देखिए आपने ऊपर पढ़ा था सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसके अलावा पढ़ा था कमर्शियल फार्मिंग। इन दोनों पार्ट्स के अलावा और भी पार्ट्स जैसे प्लांटेशन फार्मिंग हो गया आपका, मोनोकल्चर हो गया, तो अब हम उन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।
प्लांटेशन फार्मिंग क्या कहता है? प्लांटेशन फार्मिंग एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, यानी बेसिकली आप किस लिए कर रहे हैं? एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं। और इसमें जो मोस्ट कॉमन क्रॉप जो हैं जो ग्रो करी जाती हैं वो लगभग लगभग 2 या 2 से ज़्यादा साल का टाइम लेती हैं वो मैच्योर होने के लिए। यानी कि आपने इस साल अगर क्रॉप ग्रो करनी चाहिए तो इस साल, अगले साल, उसके नेक्स्ट ईयर, लगभग लगभग 2 या 2 से ज़्यादा साल लग जाते हैं उस पूरी क्रॉप को ग्रो होने के लिए। तो ये वाली क्रॉप्स होती हैं, लेकिन ये आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा देती हैं क्योंकि उनकी फिर यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि रबर, कोकोनट और आपका ऑयल पाम, टी, कॉफ़ी, ये सब आपकी टाइम तो बहुत लगती हैं ग्रो होने में, लेकिन आपको फ़ायदा बहुत अच्छा देके जाती हैं ये, क्योंकि जब इनकी कॉस्टिंग अच्छी है, इनको आप बेचेंगे तो आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इट इज़ ए सिंगल क्रॉप फार्मिंग प्रैक्टिस ऑन अ लार्ज एरिया, यानी कि यहाँ पे सिंगल क्रॉप और लार्ज एरिया पे आपको दी जाती है, आप प्रोडक्शन करते हैं आप इसका। क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन फॉर द मार्केट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लिए मेनली ग्रो करी जाती हैं। लेबर और यहाँ पे कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। इट इज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ बाकी इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करें, ये उसका एक मेल झोल है। Developed network of transport and communication connecting the plantation processing industries and market plays an important role in the development of plantations, यानी कि ये एक वो चैनल है जिसके थ्रू एग्रीकल्चर के थ्रू अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री ग्रो कर रही हैं, और एक काफ़ी अच्छा चैनल ये बनता है दोनों ही इंडस्ट्रीज़ के आगे बढ़ने के लिए। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हो गए? टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से आप समझ गए कि एक वो फार्मिंग है जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिक्स ज़रूर होंगी। तो इसमें क्या क्या मिक्स है? एक तो वो है जो आप क्रॉप्स उगाते हैं, और एक वो है जो आप लाइवली स्टॉक यानी अपने कैटल्स के लिए भी आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनको भी आप साथ में उगा रहे हैं। तो 2 या 3 तरीके की चीज़ें आप साथ में उगा रहे हैं। बेसिकली आपको प्रैक्टिस आपको एशियन कंट्रीज़, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, चाइना, सेंट्रल यूरोप, कनाडा, रशिया, यहाँ पर बेसिकली इसको प्रैक्टिस करा जाता है। इसके मेन फीचर्स क्या है? क्रॉप्स एंड एनिमल्स आर रेड साइमल्टेनियसली, यानी कि आपका यहाँ पर आप क्रॉप्स भी उगाते हैं और साथ ही साथ एनिमल्स जो आपके कैटल्स वगैरह होते हैं इनको भी आप साथ ही साथ रेस करते हैं। 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर, मिक्स्ड नाम है तो इसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स तो यहाँ पर होंगी ही होंगी। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इज प्रैक्टिस, रोटेशन, क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस कराया था। क्रॉप रोटेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया गया था। मान लीजिए ये एक लैंड है और इस लैंड पे ए और बी 2 तरीके की चीज़ें, मिनरल्स हैं। तो हमारी एक क्रॉप हमने ग्रो करी एक्स, उसको ए की ज़रूरत है तो हमने खूब ग्रो करी और ए हमारा ख़त्म हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम अगली बार दोबारा अगर एक्स बो देंगे तो यहाँ पर ए तो है नहीं, तो ये उगेगी कैसे? तो हम क्या करते हैं, हमने वाई बो दी यहाँ पर जिसको बी की ज़रूरत थी। बी जब तक ख़त्म हुआ हमारा ए जो था वो फिर से राइज होने लगा। ठीक है, तो ये क्रॉप रोटेशन होता है कि उसी लैंडिंग के अंदर जो जो हमारे मिनरल्स हैं वो रीजनरेट हो जाए कुछ कुछ टाइम में, तो इस वजह से अलग अलग तरीके की क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं। इसी को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ये एक अच्छी इनकम के लिए भी, मिक्स फार्मिंग जो है एक अच्छी इनकम भी देती है फार्मर्स को। मोनोकल्चर, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो इसका मतलब सिंगल क्रॉपिंग फार्मिंग एक मिक्स फार्मिंग की तरह ही है। डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें सिंगल क्रॉप बनाई जाती है, करी जाती है, और आपके प्लांट्स और लेवी स्टॉक ये सब लोग साथ में ही आपकी ब्रीडिंग वगैरह भी करते हैं। आप अपने लेवी स्टॉक को भी चलाते हैं और सिंगल क्रॉप भी करते हैं। यानी कि फ़र्क क्या है? इसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप कर रहे थे और साथ में अपने एनिमल्स को रेस कर रहे थे। इसमें क्या है? इसमें आप सिंगल क्रॉप करेंगे और एनिमल रेजिंग करेंगे। ठीक, इतना फ़र्क है सिर्फ। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या चीज़ है? Organic farming is a method of crop and livestock production that involves much more than choosing not to use pesticides, fertilizers, genetically modified organisms, antibiotics and other growth hormones। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक वो चीज़ है जहाँ पर आप पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, अलग अलग तरीके के एंटीबायोटिक्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहते। आप सिंपल क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि आप इस चीज़ का क्यों यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि जितने भी ज़्यादा आप केमिकल्स यूज़ करेंगे आपका प्रोडक्शन तो हाई हो सकता है लेकिन उसकी क्वालिटी गिरेगी।
और उसका नुकसान हमारी सॉइल पे ही पहुंचेगा। इस वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करी जाती है। मैक्सिमम बट सुटेबल सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि यहाँ पर आपका रिसोर्सेज का आप यूज़ तो बहुत कर रहे हैं पर वो सस्टेनेबल हैं, वो ख़राब नहीं हो रहे हैं, आगे भी यूज़ हो पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपका मिनिमल यूज़ ऑफ परचेज इनपुट्स, आप यहाँ पे परचेज इनपुट यानी फर्टिलाइजर का यूज़ आप कम कर रहे हैं। ensuring the basic biological functions of soil, water, nutrients, human continuum, यानी कि आप इसमें बेसिकली जो ज़्यादा डिपेंडेंट हैं वो आपके सॉइल, वाटर और उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑन द बेसिस फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आप जो भी आप वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं वहाँ आप एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना के मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मिले। तो ये सब हमारे जो रीजंस थे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए थे। आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं पॉज करके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमने सारे के सारे क्रॉपिंग सीजन्स और क्रॉपिंग टाइप हमने बात कर लिया। अब हम बेसिक क्रॉप्स जो आपके सिलेबस में अवेलेबल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा, आपके सिलेबस में जब आप बुक्स ओपन करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी चीज़ें दी हुई हैं, एक एक क्रॉप को बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करके दिया हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको बुक से आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, एक एक चीज़ याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बट बेसिकली कोई भी व्यक्ति हो वो हर चीज़ को नहीं याद रख सकता। तो आपके सिलेबस में आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी में वो मैक्सिमम 5 मार्क्स या फिर बहुत हुआ तो कोई ना कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके जो पार्ट बी है ज्योग्राफी का, उसमें 9 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से आपको 5 करने होते हैं। उन 5 क्वेश्चंस में ए बी सी पार्ट होते हैं, ए बी सी डी या फिर ए बी पार्ट हो सकते हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और ये जो क्वेश्चन होता है ये 10 मार्क्स का वैसे टोटल होता है, और इसका सब पार्ट जो होता है वो 5 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स का मैक्सिमम हो सकता है। तो हर क्रॉप के अगर आप 6 पॉइंट याद कर लें बस, तो आपके लिए काफ़ी हो सकता है। ये स्मार्ट अप्रोच है। इसी वजह से जितने भी आपको ये क्रॉप बताई गई हैं इसमें बेसिकली आपको 5-6 पॉइंट ही दिए गए हैं। इस वीडियो में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वो आपको सिर्फ और सिर्फ किताब से ही मिलेगी। तो हर क्रॉप के 5 से लेके 6 पॉइंट मेन क्रॉप्स के, और जो मेन क्रॉप्स नहीं है उनके 2 या 3 पॉइंट आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए यू हैव टू गो टू योर बुक ओनली। ओके, सो राइस एक खरीफ क्रॉप है। इंडिया में राइस एक खरीफ क्रॉप है, और इंडिया जो है इसका वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंक्लूडिंग वाइट राइस एंड ब्राउन राइस। मोस्टली कहाँ पर ग्रो करे जा रहे हैं? आपके ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। राइस इज वन ऑफ द चीफ ग्रेन ऑफ इंडिया। दिस कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन। इंडिया में जो राइस कल्टिवेशन है बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर है, और ये हमारे वन ऑफ द मेन क्रॉप में जाना जाता है। राइस जो है हमारा डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट मेथड से ग्रो करा जा सकता है। इसको कश्मीर से लेके आपके केरला के लो लैंड्स तक आप ग्रो कर सकते हैं अलग अलग मेथड्स से। लगभग 10,000 वेराइटीज़ राइस की हैं, जिनमें से 4,000 अराउंड इंडिया में आपको मिलेंगी। मेजर प्रोड्यूसर्स कौन से हैं इसमें? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए राइस के। अब जो बेसिक आपका है आपका है मैप। आप मैप को देख के काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं कभी क्वेश्चन अगर आए तो। एक तो आप ये देखिए कि मेजर स्टेट्स डार्क कलर से दी हुई हैं, ठीक, और लाइट कलर से दी हुई हैं आपकी अदर स्टेट्स। टेम्परेचर आप देख सकते हैं, आपको 24 डिग्री चाहिए होता है। रेनफॉल आपको 150 से 200 सेंटीमीटर आपको रेनफॉल चाहिए होती है राइस के लिए। सॉइल आपकी कैसी चाहिए? क्लेई, जिसको पानी रिटेन कर पाए, या फिर एलुवियल सॉइल चाहिए होती है। रिलीफ आपका कैसा? जहाँ पर पानी का सरफेस रहे,
वाटर लॉक्ड लेवल सरफेस, यानी कि पानी का लेवल भी अच्छा हो और वहाँ पानी अबंडेंट अच्छी मात्रा में हो। 2010-11 के हिसाब से आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश सबसे बड़े रीजन रहे थे, प्रोड्यूसर रहे थे। इंडिया में लगभग 2010 से 11 के बीच में 95.98 मिलियन टन्स राइस प्रोड्यूस करा गया था, और कितने हेक्टेयर पे इसकी क्रॉपिंग हुई थी? 42.86 मिलियन हेक्टेयर पे। राइस को थोड़ा हम डिटेल इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि राइस एक बड़ी मेन क्रॉप है। राइस, वीट, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, ये कुछ मेन क्रॉप्स हैं। तो इन मेन क्रॉप्स को हमने थोड़ा ज़्यादा डिफाइन करा है। तो बेसिकली कुछ मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन राइस के क्या हैं, उसमें से पहला आ जाता है ब्रॉडकास्टिंग या फिर स्कैटरिंग। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हैं, आप हाथ से सिर्फ और सिर्फ जो सीड्स होते हैं वो पूरे के पूरे एरिया में उसे स्प्रेड कर देते हैं, थ्रो करके उसे स्प्रेड कर देते हैं। और इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ स्प्रेड कर देते हैं, आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए लो यील्ड देता है। ठीक है, यानी कि आपकी क्रॉप काफ़ी कम रहती है। डिबलिंग, डिबलिंग कौन सा प्रोसेस है? डिबलिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप होल्स बनाते हैं और उसके अंदर उसको सीड करते हैं और उसको कवर कर देते हैं सॉइल से। इसमें आप छोटे छोटे होल्स में अंदर तक होल्स होने की वजह से जो आपका सॉइल, जो आपका सीड होता है वो काफ़ी अंदर तक चला जाता है। और और जो इसके लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट, एक कोनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप डिबलर कहते हैं, वो भी आप यूज़ करते हैं। ड्रिलिंग मेथड, ड्रिलिंग मेथड बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपने देखा होगा कि लोग जो सोइंग करते हैं बिहाइंड द प्लग, यानी कि जब आप खुदाई कर रहे होते हैं, सॉरी जुताई कर रहे होते हैं, आपने ट्रैक्टर से करते हुए देखा होगा, लोगों को हल से करते हुए देखा होगा या फिर बुलक कार्ट के थ्रू करते हुए देखा होगा। वो एक व्यक्ति करता रहता है, मान लीजिए ट्रैक्टर से ड्रिल कर रहा है और पीछे से वो लोग कंटिन्यूसली सीड्स डालते रहते हैं। दैट इज़ ड्रिलिंग मेथड। ट्रांसप्लांटिंग कौन सा मेथड है? ट्रांसप्लांटिंग वो मेथड है जहाँ पे नर्सरी में पहले इन सीड्स को रखा जाता है, उनकी प्लांटेशन करी जाती है और फिर वहाँ से उसके जो आपके छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको लाके आपके जो फील्ड होती है, आपकी जो फार्म होता है उसमें प्लेस कर दिया जाता है। इसी वजह से इसको एक जगह से दूसरी जगह से लेकर आके कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ट्रांसप्लांट कहते हैं। जापानीज़ मेथड, जापानीज़ मेथड ऑफ कल्टीवेशन एक वो मेथड है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर भी है और आपको हाई यील्ड भी देता है ड्यू बाय वेराइटीज़ ऑफ सीड। इनिशियल राइजिंग ऑफ दिस सीडलिंग is done in the nursery and is protected for initial infections and then transferred to field and planted in rows to make weeding easy. It uses a high dose of fertilizers. The yield obtained through this method is very high. यानी इसमें भी जैसे ट्रांसप्लांट में आप कहीं पर कर रहे थे, सीडलिंग कर रहे थे, वैसे ही जापानीज़ मेथड में करा जाता है। कहीं और करते हैं आप, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है शुरुआती स्टेज पे, क्या उन्हें कोई इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसके लिए अलग अलग तरीके हाई डोज लेवल के फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करे जाते हैं। जब उनको पूरा प्रॉपर कर लिया जाता है तब उनको लाके आपकी फील्ड्स में रख दिया जाता है और फील्ड्स में करने के बाद वो एक आपको बहुत बड़ा यील्ड देते हैं। नेक्स्ट हमारी क्रॉप है फेमस क्रॉप अपनी वीट, जो कि राबी है। ये राइस के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया की और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। ये रिच होती है प्रोटीन में, विटामिन में, कार्बोहाइड्रेट्स में। और इंडिया जो है इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया, यूएस एंड चाइना। इंडिया लगभग 8.7% ऑफ द वीट देता है वर्ल्ड को। द सोइंग ऑफ वीट क्रॉप नॉर्मली बिगिंस इन सितंबर में इसकी बुआई स्टार्ट होती है। कहाँ पर? कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। और अक्टूबर से नवंबर में कहाँ पर होती है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। एंड नवंबर दिसंबर कहाँ पर होती है? हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर। यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग महीनों में इसकी सोइंग होती है।
वीट इज़ ग्रोन ऑन 13% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के पूरे क्रॉप्ड एरिया में से 13% एरिया पे वीट को बोया जाता है. अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वीट एंटर्स ट्रेड. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और सरप्लस स्टेट सप्लाई वीट टू डेफिसिट स्टेट्स, यानी कि जो लगभग आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ये यहाँ पर वीट की बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी है. तो जो स्टेट जहाँ पर कम क्वांटिटी, यहाँ पे कमी पड़ जाती है, जैसे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, दिल्ली, यहाँ पर वो सब चीज़ें भेजी जाती हैं. मेथड्स कौन कौन से यूज़ करे जाते हैं? ब्रॉडकास्टिंग, डिबिंग और ड्रिलिंग मेथड यूज़ करा जाता है. मैप आप देख सकते हैं. मैप से पहले ये देख लीजिए, इसमें टेम्परेचर 15 से 23 डिग्री चाहिए होता है, रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर, सॉइल आपको लाइट क्ले या फिर हैवी लूम सॉइल चाहिए होती है, ओपन और रोलिंग टोपोग्राफी इसमें चाहिए होती है. ये रिलीफ मतलब ये जो टोपोग्राफी है इसके लिए बेटर रहेगी. रोलिंग टोपोग्राफी एक तो ओपन फील्ड्स हो गई, और रोलिंग टोपोग्राफी उस जगह कहते हैं कि थोड़ी सी ऊंची जगह बट वो माउंटेन्स नहीं कहलाई जा सकती, ऐसे एरियाज़ को रोलिंग टोपोग्राफी कहते हैं. तो ये वीट के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं. 2010-11 के हिसाब से यूपी, पंजाब, हरियाणा इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे. कितना प्रोडक्शन इंडिया ने करा था? टोटल 86.87 मिलियन टन्स करा था. और कितने एरिया पे करा था? 29.07 मिलियन हेक्टेयर्स पे करा था. अब मेजर एरियाज इसके कौन कौन से हैं देखिए. ये मेजर एरियाज हैं, ये मेजर एरियाज हैं जहाँ पर वीट का प्रोडक्शन होता है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पल्सेस यानी दालें जो आप खाते हैं, काफ़ी सारी तरीके की होती हैं. दालें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं लाइवलीहुड के लिए. घर में आप जानते हैं आप मेनली दाल खाते ही रहते हैं डेली बेसिस पर ही. इंडिया में एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल चीज़ है और आपको बहुत अच्छा ये प्रॉफिट भी देती है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है. तो इंडिया में जो पल्सेस हैं दालें, उनकी भी जो क्रॉपिंग है, एग्रीकल्चर वो है, वो भी एक बहुत बड़े लेवल पर है. जो मेजर पल्सेस हैं आपकी चिकपीस यानी कि ग्राम हिंदी में, पिजन पी यानी कि तूर या फिर अरहर भी कहते हैं, ये राबी एंड खरीफ है. मूंग दाल, मूंग बीन्स, उड़द जिसे आप ब्लैक मैटपे भी कहते हैं, ये खरीफ है. एक मसूर दाल, ये सब आपकी दालें हैं जो आप घर में खाते भी हैं. अब इनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? इनके लिए टेम्परेचर इतना चाहिए होता है 20 से 25, रेनफॉल 50 से 100, लाइट क्ले एरिया चाहिए होता है आपको, सॉइल लेवल रोलिंग टोपोग्राफी. मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से रहे हैं इसकी? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र. और ये आपको दिया हुआ है हर दाल का कितना कितना प्रोडक्शन हुआ था 2011 में और कितने एरिया पे हुआ था. तूर और ग्राम दो दालों का मेनली दे रखा है इसमें, 4.37 मिलियन हेक्टर और 9.19 मिलियन हेक्टर. और तूर और दाल कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी मिल रही है, क्रॉपिंग करी जाती है, उसका ये आपका मैप के हिसाब से हो गया. अब आगे आपका मेज़ या फिर इसे आप कॉर्न भी कहते हैं या फिर मक्का, बंटा भी कहते हैं लोग इसे नॉर्थ इंडिया में. ये एक राबी और खरीफ क्रॉप, यानी राबी और खरीफ सीज़न में दोनों में ही इसका प्रोडक्शन करा जाता है. पूरे साल इसको इंडिया में उगाया जाता है. 85% ऑफ द एरिया अंडर कल्टीवेशन इन दिस सीजन. और ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है आफ्टर राइस एंड वीट. इट अकाउंट्स टू अराउंड 10% ऑफ द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री, यानी फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में 10% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ किसका है? मेज़ का है. टेम्परेचर 21 से 27, रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर, सॉइल डीप हैवी क्लेई टू लाइट एंड सैंडी, यानी कि मोस्टली हर तरीके की ऑयल पे, डीप क्लेई सॉइल पे भी हो रहा है, लाइट सॉइल, सैंडी सॉइल, 3-4 तरीके की आपकी सॉइल पर इसको आप उगा सकते हैं. अंडुलेटिंग टोपोग्राफी. अंडुलेटिंग टोपोग्राफी मीन से होता है जो वेव्स तक का वेव्स की तरह आपको दिखे. अगर आप दूर से देखें कुछ छोटी छोटी माउंटेन्स, वो को वेव्स की तरह लगे, उसे अंडुलेटिंग टोपोग्राफी कहते हैं. मेजर प्रोड्यूसर इसके कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र रहे थे.
टोटल 21.73 मिलियन टन्स बनाया था और कितने लैंड पे करा गया था? 8.55 मिलियन हेक्टेयर लैंड पर करा गया था। ये आपको दिख जाएगा मेज़ कहाँ कहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा है। महाराष्ट्र के एरिया में होता है थोड़ा बहुत, राजस्थान के, गुजरात के बॉर्डर्स पे थोड़ा होता है, बिहार पे है थोड़ा बहुत, आपके पंजाब हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर्स पे भी है। इसके अलावा मिलेट्स, मिलेट्स में आपकी तीन जो आपकी मेन क्रॉप्स हैं वो आ जाते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। ये सेकंड, दिस इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट मिलेट ऑफ इंडिया। मिलेट यहाँ पर बेसिकली हम किसकी बात करने वाले हैं? अभी हम ज्वार की बात कर रहे हैं। ज्वार के लिए कहा जा रहा है और 29.2 मिलियन एकर्स में इसका प्रोडक्शन चलता है और इसके चीफ कल्टीवेटर हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। ये सब इसके चीफ कल्टीवेटर्स हैं। डिग्री 27 से 32 डिग्री, 20 से 100 सेंटीमीटर का चाहिए इसमें आपकी रेनफॉल। मीडियम एंड डीप ब्लैक सॉइल चाहिए होती है। रोलिंग टोपोग्राफी। 2010-11 के हिसाब से महाराष्ट्र, कोलकाता और मध्य प्रदेश के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे। कितना? 7 मिलियन टन। और कितने एरिया पे? 7.38 मिलियन हेक्टेयर पे। ये देखिए, ये ज्वार प्रोडक्शन है, इस एरिया में होता है। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, ये आपके मेन हो गए। इसके अलावा बाजरा, बाजरा के लिए 25 डिग्री टेम्परेचर लगभग चाहिए होता है, 100 सेंटीमीटर की बारिश, सैंडी लूम लाइट सॉइल, डेयर रीजन और डेजर्ट, यानी कि जहाँ पर आपका पानी कम है, ये उस एरिया में भी आप इजीली बाजरा को उगा सकते हैं। इस वजह से जहाँ पर पानी कम है, डेजर्ट एरिया है, तो राजस्थान एक ऐसा एरिया जो प्रोड्यूसर बन सकता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा कितना करा था? 10.37 मिलियन टन्स प्रोड्यूस हुआ था। कितने एरिया में? 9.61 मिलियन हेक्टेयर्स में। देखिए, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश का एरिया है, कुछ महाराष्ट्र का एरिया है। रागी, रागी के लिए 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर, 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश, सैंडी रेड लेटरेटिक लूम, हाई एलिवेशन यानी ऊंचे एरियाज पे। कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र इसके प्रोड्यूसर 2010 से 11 में बड़े थे। 2.919 मिलियन टन्स पर आपका प्रोड्यूस हुआ था। कितने एरिया पे? 1.29 मिलियन हेक्टेयर्स पे। देखिए, कर्नाटक का एरिया आ गया, उत्तराखंड का एरिया आ गया, तमिलनाडु का भी आ गया यहाँ पर नीचे ही, और आपका महाराष्ट्र का ये एरिया आ गया। अब कॉटन, कॉटन भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रॉप है। कॉटन आप अगर अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो राइस, वीट, कॉटन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, और टी और कॉफ़ी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं। तो जब आप इस चैप्टर को रेडी करें तो ये 3-4 क्रॉप्स तो आप अच्छी तरीके से करें, बाकी को कुछ सिर्फ और सिर्फ 5-5, 6-6 पॉइंट्स अच्छी तरह से याद कर लें, उतना काफ़ी हो सकता है। बट अगेन, ये अपना कंक्लूजन आप जितने भी सैम्पल पेपर्स होते हैं पिछले 5 साल के, जब उन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। उसके बेसिस पर ही अपनी प्रिपरेशन आप करिएगा। मेरा एक्सपीरियंस इतना कहता है, बाकी लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी उतना ही मैटर करता है। कॉटन कौन सी क्रॉप है? कॉटन वो क्रॉप है जो खरीफ और राबी सीजन में दोनों में आती है। ये 6 to 8 मंथ्स लेती है मैच्योर होने में। तमिलनाडु, इट इज़ ग्रोन ऑन बोथ एज अ, तमिलनाडु में आप खरीफ सीजन, राबी सीजन में दोनों में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। हेयर द रेनफॉल ऑकर्स आफ्टर सितंबर एंड कॉटन इज सोन इन अक्टूबर। कॉटन यहाँ पर अक्टूबर में बोई जाती है। इरीगेटेड क्रॉप है, यानी कि इसमें आपको इरिगेशन की चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जो कि आप जनवरी और फरवरी में करते हैं कॉटन के लिए। किस तरीके की सॉइल इसे चाहिए होगी? डीप ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, जो कि बेसिकली आपको डेक्कन प्लेटूज़ के पास या फिर मालवा प्लेटूज़ ऑफ गुजरात के आसपास आपको मिल जाएगी। एलुवियल सॉइल इसके लिए बेहतर रहती है, जो कि आपको गंगा सतलज प्लेन्स पे मिल जाएगी। लेटर सॉइल भी इसके लिए अच्छी रहती है, जो आपको पेनिनसुलर, बाकी पेनिनसुलर रीजन में मिल जाएगी। पेनिनसुलर रीजन यानी जो पानी से घिरे हुए रीजन्स होते हैं।
इसलिए इंडिया को पेनिनसुला इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कॉटन क्विकली एग्जॉस्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कॉटन एक इस तरीके की सॉइल है जो सॉइल की फर्टिलिटी एग्जॉस्ट कर देती है, उस पर आप बार बार कॉटन नहीं उगा सकते। रेगुलर एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इज़ वेरी नेसेसरी। इसी वजह से आपको जो सॉइल है उस पर फर्टिलाइज़र्स, खाद, इसका रेगुलर बेसिस पे यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कॉटन के कुछ टाइप्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं उसकी लेंथ के ऊपर, उसकी स्ट्रेंथ और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो कि 24 से 27 मिलीमीटर होता है। फाइबर इज़ लॉन्ग, फाइन एंड शाइनिंग, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, सुपीरियर क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी होने की वजह से ही अच्छे प्राइस मिलते हैं। कौन कौन से एरियाज़ में आपको मिल जाएगा? आपको पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएगा। मीडियम 20 से 24 मिलीमीटर की इसकी लेंथ होती है फाइबर की। 44% ऑफ द टोटल कॉटन प्रोडक्शन इज़ मीडियम, यानी कि इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है 44% जो हिस्सा ये मीडियम स्टेपल कॉटन का ही है। कौन सी स्टेट्स में मिलेगा? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये इसके मेन प्रोड्यूसर हैं। शॉर्ट स्टेपल यानी कि लगभग 20 मीटर से कम मिलीमीटर से, ये एक इन्फीरियर क्लोथ होता है, इस वजह से इसका पैसा भी कम मिलता है आपको। ये टोटल प्रोडक्शन में लगभग 6% का हिस्सेदार है। और इसके मेन जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इसके मेन प्रोड्यूसर्स हैं। ओवरऑल अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड, दो इट इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन आफ्टर चाइना। यानी कि इंडिया में जो एरिया है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कॉटन प्रोडक्शन के लिए, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा एरिया है, लेकिन फिर भी आप तीसरे नंबर पर हैं आफ्टर चाइना एंड यूएसए। कॉटन इज़ ग्रोन ओवर 6% ऑफ द नेट सोनो एरिया। कॉटन लगभग पूरे प्रोडक्शन के 6% हिस्से में बोया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम जूट की। जूट किस तरीके का है? जूट एक नेचुरल फाइबर है और कॉटन के बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा इसका कल्टीवेशन डिपेंड करता है सीज़न, क्लाइमेट के ऊपर, सॉइल के ऊपर। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड्स जूट कल्टीवेशन कंसंट्रेटेड इन द गंगा डेल्टास। जो एरियाज़ गंगा डेल्टास में आते हैं उसमें ही जूट सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, और लगभग दुनिया का 85% हिस्सा जो है आपका जूट का वो गंगा डेल्टास में आपको मिलेगा। दिस फर्टाइल गंगेटिक जोग्राफिक रीजन इज़ शेयर्ड बाय बोथ बांग्लादेश इंडिया और बांग्लादेश में, दोनों में मेनली वेस्ट बंगाल की हम बात कर रहे हैं। तो गंगेटिक रीजन जो आपका इंडिया से बांग्लादेश तक फैला हुआ है, तो इंडिया और बांग्लादेश में ही सबसे ज़्यादा आपको जूट मिलेगा। चाइना ऑल्सो हैज़ अ डोमिनेटिंग प्लेस इन जूट कल्टीवेशन। चाइना के भी कल्टीवेशन जूट का काफ़ी बड़ी मात्रा पे है। ऑन दिस सिमिलर स्केल थाईलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान में भी कल्टीवेशन ऑफ जूट अच्छी लेवल पर होता है। द कल्टीवेशन ऑफ जूट इन इंडिया इज मेनली कन्फाइंड इन द ईस्टर्न रीजन। मेनली आपको ईस्टर्न रीजन में मिलेगा इंडिया के, और इसमें जो काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं बेसिकली वो कौन कौन सी हैं? वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब जो है आपका बेसिकली यहाँ पर आपका जूट का कल्टीवेशन मिलेगा। इसके अलावा वेस्ट बंगाल अलोन अकाउंट्स टू 50% ऑफ द लगभग पूरे कल्टीवेशन का 50% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल से आपको मिलता है। जूट और कॉटन का आप देख सकते हैं टेम्परेचर आपको कितना कितना चाहिए, 27 से 34 और 21 से 27, और आपको इसमें रेनफॉल चाहिए होती है इतनी। लैंड सॉइल सैंडी क्ले लूम, लाइट लाइमस्टोन सॉइल और ब्लैक लावा सॉइल, एलुवियल प्लेन्स और फ्लैट और अनड्यूलेटिंग एरियाज़। वेस्ट बंगाल, बिहार यहाँ पर थे जूट में, इसमें गुजरात और महाराष्ट्र हैं। ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ मैप वाइज देख सकते हैं। जो आपका ग्रीन है वो आपका जूट है, और जो आपका येलो है वो आपकी कॉटन है। ऑयल सीड्स। अब ऑयल सीड्स क्या होते हैं? ऑयल सीड्स नाम से ही आपको पता चल रहा है। ऑयल सीड्स वो प्लांट्स हैं
वो चीज़ें हैं जिससे आप ऑयल निकाल सकते हैं और वो अलग अलग आपके इस्तेमाल में आते हैं, जैसे कि कौन कौन से सोयाबीन, ग्राउंडनट, रिपलसीड मस्टर्ड, सनफ्लावर, शीशम, सेफ्लावर, निगर, ये सब आपके एडिबल ऑयल्स हैं। एडिबल यानी कि आपके कंजम्पशन यूज़ के लिए आते हैं, हीटिंग पर्पस के लिए आ सकते हैं। नॉन एडिबल जो आपके कंजम्पशन, डायरेक्ट कंजम्पशन के काम नहीं आते, नॉट फिट टू बी ईटन, नॉन एडिबल। कैस्टर, लिंसीड। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द माइनर ऑयल सीड्स, और इंडिया की रैंक जो है नंबर 1 है किस चीज़ में, कुछ माइनर ऑयल सीड्स में, जैसे कैस्टर, निगर, सफ्लॉर और शीशम। इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स का। ऑयल सीड कंस्टिट्यूट अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स इन इंडिया, यानी कि कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो मेजर 5 ऑयल सीड्स हैं वो ग्राउंडनट, शीशम, रेपल्सेज, मस्टर्ड, लिंसीड और कैस्टर सीड्स हैं, जो कि लगभग 212.24 लाख हेक्टेयर 2002-03 के हिसाब से इतने एरिया पे क्रॉपिंग करी जाती है, इनकी एग्रीकल्चर करा जाता है, और जो कि 15% ऑफ द नेट एरिया है। ये जितनी भी ऑयल सीड्स हैं वो हमारे कंजम्पशन के अलावा भी काफ़ी डिफरेंट यूज़ में, जैसे कि जब हम इन चीज़ों से ऑयल निकाल लेते हैं तो बाकी जो मटेरियल बचता है उसे ऑयल केक कहा जाता है। तो ऑयल केक वो रेसिडुअल मटेरियल है जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद निकलता है, वो आपके मैन्योर या फिर आपकी कैटल फीडिंग, यानी कि आपके जैसे आपके कैटल्स हैं, गाय वगैरह होते हैं, उनको खिलाने के भी काम में आ जाता है। तो एक तो आपने ऑयल भी निकाल लिया और जो आपके पास बाकी मटेरियल बचा उसका आपने खाद या फिर कैटल फीडिंग के लिए अपने इस्तेमाल भी कर लिया। ग्राउंडनट या पीनट, जैसे आप हिंदी में मूंगफली कहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड है, जिसका एरिया 5.68 मिलियन हेक्टेयर है। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी 8.26 मिलियन टन्स एंड लगभग 1 हेक्टेयर में आप 1411 किलो मूंगफली बना पाते हैं। ये 2010-11 के हिसाब से बताया गया जा रहा है। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान इसमें लीडिंग है। ग्राउंडनट आपका फ्रॉस्ट यानी बर्फीली जगह पर या फिर बहुत ज़्यादा ड्रॉट एरियाज़ में, यहाँ पे पानी की कमी हो उस एरिया में नहीं रह सकता। इसे सॉइल चाहिए होती है सैंडी लूम। और ये जो ग्राउंडनट है वो सैंडी लूम और लूमी सॉइल इसमें, जिसमें एक अच्छी पानी की फैसिलिटी हो, वहाँ पर सबसे बढ़िया काम करेगी। 2 तरीके के आपके ग्राउंडनट बेसिकली देखे जाते हैं, एक जो वर्टिकली ग्रो करते हैं और एक जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। जो वर्टिकली ग्रो करते हैं उसे बंच टाइप कहा जाता है, जो लगभग 40 सेंटीमीटर तक आ जाते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली उसे रनर टाइप कहा जाता है, जो कि काफ़ी लंबे एरिया में फैल सकते हैं। ऑयल सीड में देखिए रेपिसीड, मस्टर्ड और बाकी अदर सॉइल्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है। इसमें टेम्परेचर आपको दे रखा है, रेनफॉल कितनी कितनी चाहिए, सॉइल किस तरीके की चाहिए, रिलीफ कैसा होना चाहिए, और प्रोड्यूसर, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन थे, ये दे रखा है। और इसमें आपको ऑयल सीड, पेपर, कार्डेमन, बड़ी छोटी, चिली, जिंजर, टर्मरिक, इन सब का यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मैप दे रखा है। इस तरीके मैप आप गूगल से या फिर अपनी बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये मैप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी क्रॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। सनफ्लावर, सनफ्लावर कौन सा है, सूरजमुखी। ये लगभग मैच्योर होता है 90 से 100 दिन के बीच में, और इसको हार्वेस्ट करा जाता है when the lower side of the head turns yellow and some of the bracts dry up। यानी कि इसको हार्वेस्ट कब करा जाता है, जब इस फूल का जो लोअर साइड है उसका हेड येलो टर्न होने लगा है तब।
लगभग लगभग 300 से 500 किलो पर हेक्टेयर आपको मिलता है। कंडीशन इसकी रेन कंडीशन भी अंडर द रेन कंडीशंस, और ये डिपेंड करेगा पूरा पूरा रेन कंडीशन के ऊपर कि ये इसकी ग्रोथ लगभग 800 से 1200 केजी पर हेक्टेयर भी बढ़ सकती है अगर आप अच्छी इरिगेशन का इस्तेमाल करें तो। सनफ्लावर आर अपीयरिंग फॉर द ब्राइट कलर they bring to the landscape. While there are numerous various varieties available, sunflower commonly bloom during summer. During summer के time में bloom करते हैं. Portion of falls with the middle of summer as the peak season. कर्नाटका इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके अलावा बाकी जो स्टेट्स हैं वो हैं आपके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु। नेक्स्ट आ जाते हैं आप मस्टर्ड, जिसे आप सरसों भी कहते हैं। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं 81.5% एरिया एंड 87.5% प्रोडक्शन। इसकी सोइंग स्टार्ट होती है आपकी अक्टूबर से और दिसंबर तक ही चलती है और इसकी हार्वेस्टिंग होती है आपकी मिड फरवरी में। इसको कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, 10 से 20 डिग्री का टेम्परेचर इसके लिए ठीक रहता है। रेनफॉल 25 से 40 सेंटीमीटर। सैफ्लॉर कुसुम एलुअल बैक सॉइल इसके लिए बेटर रहेगी। ऑयल कंटेंट इसमें कितना होता है, 30 से 36% होता है। येलो इन कलर। किस काम में आता है, कुकिंग के काम में आता है, पेंट्स को बनाने के काम में आता है और डाइज बनाने के काम में आता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। सोयाबीन 21 डिग्री टेम्परेचर, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर लगभग। लीडिंग प्रोड्यूसर्स उत्तर प्रदेश एंड एमपी, मध्य प्रदेश। लिनसीड एक राबी क्रॉप है जो कि अक्टूबर से नवंबर के आसपास सो करी जाती है और हार्वेस्ट करी जाती है मार्च अप्रैल में। सॉइल इसमें कैसी चाहिए होती है, क्लेई, लूम, ब्लैक सॉइल, एलुवियल। टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री तक का बेहतर है। 45 से 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल। और इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, एमपी, यूपी एंड महाराष्ट्र। कैस्टर ऑयल जो कि राबी और खरीफ सीजन दोनों में कर सकते हैं। इसकी सोइंग स्टार्ट होती है जून में और आपकी हार्वेस्टिंग होती है आपकी लगभग उसके 6 महीने बाद। रेड लूमी सॉइल चाहिए, 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर ठीक रहेगा। 50 से 75 सेंटीमीटर की बारिश। ड्रॉट को टॉलरेंट होता है ये, यानी अगर पानी की कमी है तब भी इस पर बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। 50% लगभग ऑयल है इसके अंदर और ये ह्यूमन या फिर कैटल कंजम्पशन के लिए फिट नहीं रहता। गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। शुगर केन इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। एक वो सोर्स है जो शुगर का बेसिक सोर्स है, मेन सोर्स है। ये एक कैश क्रॉप है, एक इंडिया की इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है जिससे कि आप अच्छा पैसे कमाते हैं। इसके ग्रोन एरिया लगभग 3.93 मिलियन हेक्टेयर एरिया में आपको ये प्रोड्यूस करा जाता है और आपसे उससे प्रोडक्शन मिलता है 170 मिलियन टन्स का आपको प्रोडक्शन मिलता है। शुगर केन प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज़ अराउंड 67 टन पर हेक्टेयर। इंडिया में प्रोडक्टिविटी लगभग 67 टन पर हेक्टेयर है इंडिया में। शुगर केन एज अ खरीफ क्रॉप, इसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है और एवरेज टेम्परेचर इसका 21 से 27 डिग्री, जिसमें रेनफॉल आपकी इतनी रहनी चाहिए। ये रेनफॉल इसके लिए बेटर रहती है शुगर केन के लिए। और इरिगेशन का यूज़, इरिगेशन नीडेड फॉर एरियाज विद लेसर रेनफॉल, यानी जहाँ पर बारिश कम पड़ती है वहाँ पर इरिगेशन का इस्तेमाल इसे चाहिए होता है। उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द केन्स ऑफ द कंट्री, यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे शुगर केन्स बनाए जाते हैं उसका 50% हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश में एग्रीगेट करा जाता है। इसके अलावा अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन शुगर केन बाय एंड लार्ज इज़ प्लांटेड इन स्प्रिंग। बाकी नॉर्थ इंडिया बेसिकली स्प्रिंग में प्लांट करा जाता है जिसमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट इतनी होती है 25 से 32 डिग्री। टेम्परेचर इतना
रेनफॉल इतनी, सॉइल ऐसी चाहिए होती है, रिलीफ ऐसा, प्रोडक्शन आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। शुगर केन आपके 342.40 मिलियन टन आपका प्रोडक्शन हुआ था 2010-11 में, और कितने एरिया पे, 4.69 मिलियन टन्स के ऊपर। ये मेन एरियाज़ हैं। उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, महाराष्ट्र देख सकते हैं, आपका ये एरिया देख सकते हैं पंजाब हरियाणा का। इसके अलावा हमारा आ गया टी एंड कॉफ़ी। टी इन 2007 इन इंडिया जो एरिया था हमारा वो लगभग इतना हेक्टेयर था टी कल्टीवेशन के लिए, आउट ऑफ विच इतने हेक्टेयर जो था नॉर्थ इंडिया में था एंड इतना हेक्टेयर साउथ इंडिया में था। अराउंड 4.16 लाख हेक्टेयर आर अंडर बिग ग्रोवर्स एंड अराउंड 1.16 लाख हेक्टेयर आर अंडर स्मॉल ग्रोवर्स। यानी कि जो बड़े पैमाने पर ग्रो करने वाले हैं, बड़े फार्मर्स के अंडर में इतना एरिया था, छोटे फार्मर्स के अंडर में इतना एरिया था। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द ब्लैक टी इन द वर्ल्ड। ब्लैक टी के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। टी इज़ ग्रोन इन 16 स्टेट्स इन इंडिया। 16 स्टेट्स में ग्रो करी जाती है, लेकिन इसके जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर वो कौन कौन है, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, जो कि लगभग 95% है टोटल एरिया के। टी बुश ग्रोज वेल इन वेल ड्रेन डीप रेबल लूम। इस तरीके का क्लाइमेट और लूम आपकी सॉइल चाहिए होती है। जो ह्यूमस और आयरन कंटेंट उसमें अच्छा हो, वो टी प्लांटेशन के लिए बेस्ट रहती हैं। और इसमें पोटाश और फॉस्फोरस भी अच्छा हो तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, जैसे कि दार्जिलिंग में है। मेजर प्रोड्यूसर्स ये सब हैं आपके। असम लेके नंबर 1 है। असम तो जाना ही एक तरीके से टी के लिए जाता है काफ़ी ज़्यादा, और खासकर दार्जिलिंग। द आइडियल टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री रहता है, एंड टेम्परेचर अबव 35 डिग्री और बिलो 10 डिग्री इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर की बेहतर रहती है टी के लिए। कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी एक वो है जो हिली ट्रेट्स यानी कि हिली एरियाज़ में, जो कि साउथ इंडिया में है, उस जगह पर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। कर्नाटका अकेले ही लगभग 71% ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। केरला 21% और तमिलनाडु 5%। टोटल प्रोडक्शन इतने टन्स का है। नवंबर टू जनवरी में इसकी अलग अलग वैरायटीज़ हैं। अरबिक वैरायटीज़ है जो कि नवंबर टू जनवरी करी जाती है। दिसंबर इज़ अबाउट टू एंड दिसंबर। अप्रैल फॉर रोबस्टा वैरायटी। ये कुछ वैरायटीज़ हैं कॉफ़ीज़ की जो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग टाइम में ग्रो करी जाती हैं। बेसिकली इसको 16 से 24 डिग्री का टेम्परेचर और हेल्टीट्यूड लगभग 1800 से 3600 फीट इसके लिए बेटर रहता है। रेनफॉल इतनी 125 से 250 सेंटीमीटर तक की। ये ऑन द बेसिस ऑफ मैप है। कितना कितना टेम्परेचर चाहिए, 13 से 35, 15 से 28, इतनी रेनफॉल चाहिए, इस तरीके की सॉइल चाहिए, हाई लैंड्स, हाई एलिवेशन एरियाज़, असम, कर्नाटका। टी इतना मिलियन केजीज था और 314 मेट्रिक टन है ये। इतने 1000 हेक्टेयर्स पे इसको कल्टीवेट कराया था, इसमें इतने 1000 हेक्टेयर्स पे। देखिए बेसिकली आपको अगर कॉफ़ी है तो कॉफ़ी सिर्फ आपको इसी रीजन में मिलेगी, और टी आपको इस रीजन में भी थोड़ी बहुत मिल रही है, और बाकी सारी आपको इस रीजन में मिल रही है। तो यही चैप्टर था पूरा आपका एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। याद रखिएगा जितनी भी क्रॉप्स हैं आपके, उसके आपको 5 से 6 पॉइंट्स मेजर क्रॉप्स के, और 2 से 4 पॉइंट्स आपको जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं उनके बताए गए हैं। तो आप इनको इसी तरीके से याद करिए।
ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं कहीं पर कुछ कुछ क्रॉप्स में उनके टाइप्स बताए गए हैं, उनके बारे में काफ़ी डिटेल है, या फिर मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन बताए गए हैं, उस सब के लिए आप सिर्फ बुक रेफर करिए। थैंक यू वेरी मच।